ओके, तो बच्चों हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बात कर ली थी कि किस तरीके से जो है वो हम लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और 1D एरे को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसके हवाले से हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिटेल में बात कर ली थी। ठीक है, मैंने कुछ बेसिक्स बताए थे, फिर मैंने आप लोगों को लार्जेस्ट नंबर कैलकुलेट करना बताया था। ठीक है, मैंने कहा था लीनियर सर्च में आपको पढ़ाऊंगा, उससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बताता चलूँ। हमने ये क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया था। तो आज की क्लास में हम पहले बात शुरू करेंगे इस क्वेश्चन से। ठीक है, ये भी अगेन पास्ट पेपर का क्वेश्चन है और रीटेक में ज़्यादातर हम जो है वो पास्ट पेपर के साथ चीज़ों को लेके चलेंगे कि सिर्फ हमारा जो फोकस होगा सबसे पहले वो पास्ट पेपर होगा, ताकि आपको जो है वो कोई मसले मसाइल नहीं हो। तो अब बेटा एक और क्वेश्चन है पास्ट पेपर, इसमें ये कह रहा है कि स्टूडेंट इज लर्निंग अबाउट एरेज। ओके, शी वांट्स टू राइट अ प्रोग्राम। ओके, समझ आती है बात। ठीक है, अब इसने क्या किया, डिक्लेयर किया है एरे, और एरे का नाम यहाँ पर क्या दिया हुआ है बेटा जी? एरे का नाम जो है वो आर नम दिया हुआ है। ठीक है, और इसके अंदर इतने कितने एलिमेंट हैं? 100 एलिमेंट्स हैं। और बेटा उसके अंदर कितने टाइप के हैं? इंटीजर टाइप के हैं। यानी आप इसको इस तरीके से रफली अपने पास ड्रॉ कर सकते हो कि जी इस तरीके से हमारे पास क्या बने हुए हैं, इस तरीके से हमारे पास एरे बने हुए हैं। ठीक है जी, आप अज्यूम कर लेंगे 1 से लेके 100 तक इनके अंदर वैल्यूज जो हैं वो सेव हुई हुई हैं। ठीक है, तो ये हो गई लोकेशन 1, हो गया लोकेशन 2, फिर लोकेशन 3, इस तरीके से ये कहाँ तक जा रहा है? 100 तक जा रहा है। ठीक है, नाम क्या है बेटा इसका? इसका नाम है आर नम। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये हो गया बेटा जी एरे का नाम विच इज आर नम, और ये 100 एलिमेंट्स को क्या कर रहा है? सेव कर रहा है। और ये किस टाइप का है सर? इंटीजर टाइप का है। अब इसमें बेटा हमने करना क्या है कि वी हैव टू असाइन ईच एलिमेंट अ रैंडम वैल्यू, और वो रैंडम वैल्यू जो है बेटा वो 1 से लेके कहाँ तक होगी? 200 तक होगी। सही है, अब ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट समझने वाला है कि यहाँ पर जो बात की जा रही है, यहाँ पर जो बात की जा रही है वो सर किसकी की जा रही है? एक रैंडम के फंक्शन की बात की जा रही है। यहाँ पर जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं सर कि रैंडम नंबर जो है वो किस तरीके से हमारे पास यहाँ पर काम कर रहा होगा। और इसके लिए आपको मैं अभी एक फाइल डिस्प्ले करता हूँ जिसके अंदर ऑलरेडी जो है ना वो आपको डिटेल्स दी हुई होती हैं। मतलब आपने इसको याद करने की कोशिश नहीं करनी है। बेसिकली असल में जो मकसद हम बच्चों को पढ़ाते हैं वो यही पढ़ाते हैं कि पास्ट पेपर के जब आप क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लोगे ना, तो आपकी लॉजिक्स खुद ब खुद बिल्ड हो जाएंगी। और जब लॉजिक्स बिल्ड हो जाएंगी तो आपको फिर परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। तो अब जैसे मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन शेयर करता हूँ, आर आर नंबर के बारे में बताने के लिए स्क्रीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। रैंडम नंबर के लिए बेसिकली RAND, ये हमारे पास क्या है सर? फंक्शन का नाम है। और ये बेटा क्या कर रहा है? ये रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है। सही है, रिटर्न्स अ रियल नंबर 0 to X। अब यहाँ पर जो एक कैच है वो ये है कि आपको समझना है इसको, यानी ये जो पूरी सिनेरियो दिया हुआ होता है ना, आपको इसको समझना पड़ेगा सर। अब ये तो मैं भी आपको नहीं बता सकता कि एग्जाम के अंदर वो कौन सा फंक्शन यूज करने को दे दे। तो ये चीज तो आपकी इतनी डिटेल क्लियर होनी चाहिए कि आपको हर चीज देख के समझ लें, इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है आपको। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जो RAND लिखा हुआ है ये तो हो गया फंक्शन का नाम। ये एक्सेप्ट कर रहा है इंटीजर वैल्यू। ओके, एक्स आपने यहाँ दे दिया, जैसे आपने लिखा RAND, और यहाँ पर आपने लिख दिया 5। तो अब ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जनरेट करेगा? ये वाला पॉइंट आपको पढ़ना है। क्या कह रहा है भाई कि ये रिटर्न्स कर रहा है रियल नंबर इन द रेंज 0 to X। लेकिन साथ साथ उसने ये बात की है कि नॉट इंक्लूसिव ऑफ एक्स, यानी एक्स जो है वो यहाँ पर इंक्लूसिव नहीं है। मतलब अगर मैंने यहाँ पर 5 रखा है तो 5 से छोटे नंबर जो है वो सारे यहाँ पर रिप्रेजेंट हो सकते हैं। अब 5 से छोटे नंबर का मतलब क्या है कि 4.9। तो 0 से लेकर 4.9 तक बेटा जी कोई भी वैल्यू हम यहाँ पर क्या करवा सकते हैं?
जनरेट करवा सकते हो। समझ आ रही है मेरी बात? तो ये चीज जो है सर, ये आपको क्वेश्चन के अंदर, मतलब जब भी देखें, अब ये तो मैं भी नहीं आपको बता सकता ना कि एग्जाम के अंदर वो आपको किस लेवल का क्वेश्चन दे रहा है। तो जब तक आपको वो लेवल क्लियर नहीं होगा, जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन में क्या है। ठीक है। तो अब सर आपको जो चीज मालूम होनी चाहिए वो ये कि आपके पास जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। सही है, मैं बताता हूँ आसिर, जो आपने बात बताई है उसके बारे में। तो यहाँ पर हम रैंडम नंबर, अच्छा अगर मैं आपसे ये कहता हूँ, अब इसमें सिचुएशन है ना, अगर कोई बच्चे के जहन में ये आ रहा है कि भाई ये काम करें सर, आप इतनी लॉजिक वगैरह बनाने में टाइम क्यों लगा रहे हैं, 201 लिख दें, 0 से 200 तक जनरेट हो जाएगा, क्या वाकई ऐसे ही है? बल्कि इसमें हमने क्या रखना है सर, इन्होंने हमें ये बोला है, अब ये तो चलें, आपकी बात हो गई कि 201 रख लें। मैं बताता हूँ कि 201 रखने में या नहीं रखने में क्या कॉन्सेप्ट लगेंगे। ठीक है, क्या आपने रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए, ये तो मैं आपको आगे बताता हूँ जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है। लेकिन फॉर द टाइम बिंग आपको रैंडम नंबर समझ आ गया कि मैंने रैंडम नंबर आपको बताया कि रैंडम नंबर क्या होता है, RAND के नाम से होता है ये। ठीक है, और ये वैल्यू जनरेट करता है। अब सर आगे बात को लेके चलते हैं। टास्क नंबर 1 समझा दिया, टास्क नंबर 2 समझा दिया। सही है, अभी भी वो पूरा नहीं हुआ है, आगे मैं पूरा करूंगा उसको। अब ये कह रहा है बच्चों कि आप क्या करो, काउंट करो और आउटपुट करो, हाउ मेनी नंबर्स वर जनरेटेड बिटवीन 66 एंड 173 इंक्लूसिव। ये तो बहुत आसान सी बात है कि जो भी नंबर आपने जनरेट करवाया होगा, आप उसको चेक करेंगे कि बराबर है, बराबर हो, ग्रेटर देन 66 हो, एंड नंबर लेसर देन इज इक्वल टू 173 हो। सही है, ये सिचुएशन है बस। ये तो इफ की कंडीशन है, अगर ऐसा होगा तो नंबर काउंट करो, नहीं तो नहीं करो। सही है, सिंपल सी बात है। अभी एक बच्चे ने, मुझे नाम नहीं लूंगा क्योंकि रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे भी जाती है, एक बच्चे ने बोला सर रैंडम नंबर में क्या मुश्किल है, यहाँ पर आप लिख दें RND 201। अब मुझे ये बताओ क्या ये लॉजिक ठीक है? ये लॉजिक गलत है, क्योंकि मसला क्या होगा कि नंबर फिर यहाँ पर जनरेट होगा 0 से लेके 201 तक, नहीं 200.9 तक। चलो वो तो आप INT में कन्वर्ट कर दोगे तो ये 200 बचेगा, लेकिन ये जीरो तो आएगा। क्या मुझे जीरो की जरूरत है? क्वेश्चन को पढ़ो। कह रहा है असाइन ईच एलिमेंट अ रैंडम वैल्यू इन रेंज 1 से करना है भाई, ये तो 0 से कर रहा है। तो फिर क्या करें सर? तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या करें, कि आप जो नंबर जनरेट करेंगे वो 199 तक करेंगे। सही है, और फिर उसके बाद उसमें क्या कर देंगे, +1 करेंगे। ये आपके पास करेक्ट लॉजिक होनी चाहिए ना। तो 199 तक जनरेट करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा 200। ठीक है, तो अब मैं आपको 200 लिखूंगा, लेकिन उसके अंदर INT के बाद में +1 करूंगा। तो सबसे पहले मेरे बच्चों, अच्छा मैं इसे ना रिमूव कर देता हूँ, डिक्लेरेशन तो चले मैं दिखा देता हूँ, सॉल्यूशन को मैं रिमूव कर दूंगा। सही है जी, ये मैं सारा रिमूव करके दोबारा से आप लोगों के साथ लिखूंगा, ताकि आप लोगों की जो लॉजिक्स हैं वो सही तरीके से बिल्ड हों, कि स्टेप बाय स्टेप आपको पता हो कि ये क्या हो रहा है। ठीक है बच्चों, अब देखें, सबसे पहले चीज तो ये समझें, ये हमारे पास, ये तो मैंने डिक्लेरेशन वगैरह कर दी है, चले ये मैं आपको समझा देता हूँ कि आई हैव टू राइट डिक्लेयर। और बेटा मैंने यहाँ क्या लिखा, आर नम की रेंज क्या हो गई, 1 से लेके 100, और ये इंटीजर टाइप का हो गया। तो ये तो इसने कहा था कि डिक्लेयर करो, तो वो हमने कर दिया, एक नंबर इस बात का मिल गया। फिर हम इंडेक्स डिक्लेयर कर रहे हैं और यहाँ पर नेक्स्ट काउंट को डिक्लेयर कर रहे हैं, चलें एक नंबर जो है वो हमें इस बात का मिल गया। ठीक है जी, मतलब डिक्लेरेशन का भी एक नंबर मिल ही जाता है। अब जो लॉजिक है वो ये है कि अब हमें 100 टाइम्स तो लूप चलाना होगा ना, और लूप चलाने के साथ साथ हमें क्या करना है, काउंट करना है कि कितने नंबर इस रेंज में जनरेट हुए हैं। तो यहाँ पर क्या बन गया मेरे बच्चों, काउंटर बन गया। सही है, मेरे साथ साथ आपने सोचना है जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर काउंटर बन गया, काउंटर का वेरिएबल ऑलरेडी बना हुआ है। तो काउंटर की लॉजिक सबसे पहले क्या होती है बच्चों, कि आप उसे इनिशियलाइज भी करते हैं।
लिख देते हैं सर यहाँ पे हम, नम काउंट इज इक्वल टू 0, इनिशियलाइज करना पड़ता है ना काउंटर को। ठीक है, अब उसके बाद लूप चलाएंगे। बेटा लूप कहाँ तक चलेगा, 1 से 100 चलेगा, तो लूप भी चला देते हैं सर। और इंडेक्स मैंने यहाँ पर वेरिएबल का नाम रखा हुआ है ताकि ये लूप चल सके। इंडेक्स हो गया, और ये कहाँ तक जाएगा बेटा, 1 से लेकर 100 तक जाएगा। ठीक है, अब एरे का नाम क्या, आर्नम, ये लीजिए आर्नम लिख दिया। यहाँ पर आ गया इंडेक्स, और अब इसके अंदर बेटा हम यहाँ पे क्या देंगे, अब हम यहाँ पे वैल्यू असाइन करेंगे। अब यहाँ पर RAND का फंक्शन मैं लगाऊंगा। अब मैं स्टार्टिंग वैल्यू तो नहीं दे सकता, स्टार्टिंग तो ये बाय डिफॉल्ट 0 से हो रहा है, तो मैं यहाँ दे देता हूँ 200। सही है बच्चों, अब यहाँ देखते रहना अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो। अब अगर मैंने यहाँ पर RAND लिखा तो 0 से लेके 199.9 तक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, फिर मैं क्या करता हूँ, इसको मैं पास कर लेता हूँ INT के साथ। जब मैं इसको INT के साथ करूंगा तो फाइनल वैल्यू जो बनेगी वो क्या बनेगी, 0 से 199 तक वैल्यू बनेगी। सही है, अब इसमें किस चीज की कमी है, +1 की। अब जो वैल्यू बन सकती है वो कौन सी बनेगी, 1 से लेके 200 तक। सही है, तो ये स्ट्रेटेजी थी, ये स्ट्रेटेजी समझने की जरूरत है। नहीं नहीं, यहाँ से 200.9 नहीं रखेंगे, वो लॉजिक नहीं है। करेक्ट लॉजिक ये है कि आप पहले RAND का फंक्शन कॉल करेंगे तो ये नंबर बनाएगा 0 से लेके 199.9। आपको लॉजिक को ब्रेक करना सीखना है। असल जो रीटेक में बच्चों को मसले मसाइल हो रहे हैं वो ये कि पास पेपर नहीं हो रहे ना, क्यों नहीं हो रहे, इसीलिए नहीं हो रहे क्योंकि लॉजिक बिल्ड नहीं कर पा रहे। बिल्ड कैसे होगी, चीजों को स्टेप बाय स्टेप करने से आएगी, और वो प्रैक्टिस करने से होंगी। ठीक है, तो RAND को जब पास करेंगे तो बेटा ये 0 से लेके 199 तक आ गया, 0.9 तक। मैंने जब INT पास किया तो INT आपको मालूम है, अगर जिसे नहीं मालूम उसके लिए बता देता हूँ। INT का मतलब होता है कि आपके पास कोई भी रियल नंबर है तो आप उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर दें। सही है, तो हमारे पास नंबर क्या आ जाएगा, 0 से 199। अब 0 से 199 तो नंबर आ गया, लेकिन हमारे पास जो रेंज आपने सेव करनी है वो क्या करनी है भाई, 1 से लेके 200। तो आई हैव टू ऐड 1 ओवर हेयर। अब जो भी नंबर आएगा, मिनिमम अगर 0 भी आएगा तो +1 करके क्या बन जाएगा, 1। और अगर मैक्सिमम 199 भी आएगा तो +1 करके क्या बन जाएगा, 200। इसी रेंज में तो नंबर चाहिए, क्योंकि उसने इंक्लूसिव बोला था, एक्सक्लूसिव नहीं बोला था। ठीक है बच्चों, अब जो RAND के थ्रू नंबर जनरेट हुआ, INT में से पास हुआ, उसको हम अब चेक कराएंगे। यानी जो एरे के अंदर मैंने वैल्यू रखी थी, अब मैं इसको चेक कराऊंगा कि इफ आर्नम इंडेक्स वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 66 हो जाए, एंड आर्नम इंडेक्स लेसर देन इज इक्वल टू 173 हो जाए, तो इस केस में क्या होगा बच्चों, इस केस में आपने काउंटिंग करनी है, सिंपल। तो काउंटर का क्या नाम था, नम काउंट। आई विल राइट नम काउंट इज इक्वल टू नम काउंट +1। ओके बच्चों, और उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, नेक्स्ट इंडेक्स आ जाएगा। और फिर जब ये सारी काउंटिंग हो जाएगी, क्वेश्चन में क्या कह रहा था, अब देखो क्वेश्चन किससे बहुत कनेक्टेड रहिएगा आप लोग। डिक्लेरेशन हो गई, रैंडम वैल्यू से वैल्यू जनरेट हो गई, और हमने ये काउंट कर लिया, लेकिन साथ साथ इन्होंने आउटपुट भी बोला है। तो यू हैव टू राइट आउटपुट, और बेटा वेरिएबल का नाम क्या था, नम काउंट। सही है बच्चों, तो दैट्स हाउ इट इज। ये इस तरीके से जो है वो आप कोई भी नंबर जो है सर क्या कर सकते हैं,
जनरेट करवा के एरे के अंदर सेव कर सकते हैं। असल में ये सवाल पढ़ाने का मकसद ही यही था। ऑलरेडी मैं क्लास में भी डिस्कस करता हूँ, लेकिन आई नो कि क्लास में डिस्कस कर लिया इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों को आता होगा, बच्चे इसमें भी गलतियां कर रहे होंगे, जैसे अभी एक दो बच्चों ने गलत आंसर दिए। ठीक है, सो दैट्स हाउ इट इज। यहाँ तक अगर कोई मसले मसाइल हैं तो बताएं, अदरवाइज फिर हम आगे चल। अब बेटा ये एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अच्छा, इसको हम देखेंगे कि एरे तो है, लेकिन साथ साथ एरे के साथ हमने इसके अंदर क्या किया हुआ है कि हमने मॉड्यूल के साथ भी इसको देखेंगे। ठीक है, एरे और मॉड्यूल वाले जो क्वेश्चंस आते हैं ना लास्ट में, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसके अंदर इन्होंने पूरा सिनेरियो वगैरह भी दिया होगा, 1D एरे ग्लोबल है या लोकल है, और उसके साथ बहुत सारी उसमें डिटेल्स भी दी होंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। एंड अगेन ये है अक्टूबर नवंबर 2022 ईयर, और वेरिएंट जो है ना ये 22 है, क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है जी। तो सबसे पहले बेटा देखें अगेन, इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर जो आपको मसले मसाइल होते हैं या जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही होती हैं, वो ये नहीं आ रही होती हैं कि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग चीज़ों को लेकर डेवलप नहीं होती है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, इसका सिनेरियो डिस्कस करते हैं कि ये हमसे क्या कह रहा है। बेटा सिनेरियो के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में, तो कह रहा है अ टीचर इज डिजाइनिंग अ प्रोग्राम टू परफॉर्म सिंपल सिंटेक्स चेक्स ऑन प्रोग्राम्स रिटन बाय स्टूडेंट्स। यानी कि यहाँ पर इन्होंने जो बात की है सर, वो ये की है कि एक टीचर है जो क्या कर रहा है, डिजाइन कर रहा है प्रोग्राम, और इसके थ्रू हम परफॉर्म क्या कर रहे हैं बेटा, सिंपल सिंटेक्स चेक कर रहे हैं प्रोग्राम। और ये लिखा किसने, स्टूडेंट्स ने लिखा है। ठीक हो गई बात। अच्छा, अब इसके बाद बेटा सिनेरियो में ये कहा है इन्होंने कि दो ग्लोबल 1D एरे हैं जो यूज किए जा रहे हैं, और इसमें जो है वो सिंटेक्स एरर जो है ना, वो मतलब इसका पर्पस ये है कि ये सिंटेक्स एरर को नोट डाउन करेंगे, टू स्टोर द सिंटेक्स एरर। तो इन्होंने क्या स्टोर करना है सर, सिंटेक्स एरर नोट डाउन करना है। अब कह रहा है सर बोथ एरेज कंटेन्स 500 एलिमेंट्स, यानी दोनों की जो रेंज है वो 500 एलिमेंट्स तक है। ठीक है, और एलिमेंट जो है ये हमारे पास वैल्यूज को सेव कर रहे हैं, और ये दोनों के दोनों जो है वो 1 डायमेंशनल एरे। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है कि एरे एरर कोड कंटेन्स इंटीजर वैल्यूज दैट रिप्रेजेंट एन एरर नंबर इन द रेंज 1 to 800। यानी कि जो एक एरर कोड के नाम से हमारे पास एक एरे है। ठीक है, इसके अंदर बेटा इंटीजर वैल्यू सेव हुई हुई है, यानी इसमें इन्होंने इसकी क्या बताई है, डाटा टाइप्स बता दी है। एरे की टाइप क्या बता दी, इंटीजर बता दी। सही है। फिर कह रहा है कि आर टेक्स्ट। ठीक है, और इसके अंदर क्या वैल्यू सेम है सर, स्ट्रिंग वैल्यू सेम है। तो इससे डाटा टाइप आपको असल में पता चल रही है। ठीक है जी, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उस एरर की डिस्क्रिप्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर टेक्स्ट। और डायग्राम्स के थ्रू भी इन्होंने आपको समझा दिया है कि जी 1 इंडेक्स के ऊपर अगर जैसे एरर नंबर 10 है, तो इसका टेक्स्ट रिप्रेजेंट कर रहा है कि आइडेंटिफायर का इनवैलिड है। और इसी तरीके से अगर इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर एरर कोड 20 है, तो टेक्स्ट जो है ये बता रहा है कि ब्रैकेट मिसमैच है। इसी तरीके से थर्ड के ऊपर अलग कोड है और उसका टेक्स्ट डाटा है, 4 के ऊपर इसी तरीके से हमारे पास मेंशन है। तो द पॉइंट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि आपको ये सारी चीजें पता हों। ठीक है, आसिर बेटा आपका सवाल है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बेटा पढ़ के करेंगे ना। क्या लिखा हुआ है ये मैंने तो हाईलाइट भी किया है, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है ना। आपको देख डायग्राम देख के थोड़ी वो आपको कहेगा, आपको तो क्वेश्चन को पढ़ के अंडरस्टैंड करना है कि वो 1D एरे है या 2D एरे है। तो क्वेश्चन में उसने बहुत ऑब्वियसली बोला है, मैंने हाईलाइट भी किया है, रीड भी किया है, तो जरा ध्यान से सुने। ठीक है। अच्छा, अब नोट क्या करना है भाई, नोट करनी है दो तीन चीजें, वो डिस्कस कर लेते हैं। कह रहे देयर मे बी लेस देन 500 error numbers, so corresponding elements in both arrays may be unused। जरूरी नहीं है कि आपके पास टोटल 500 एरेज भी हों, कहीं कहीं पर वो एरर जो सॉरी एरे बोल रहा हूँ, 500 एलिमेंट सारे के सारे यूज हों, सारे एरर जो हैं वो नहीं भी मेंशन हो सकते, कोई जगह खाली भी हो सकती है। सही है, और उस जगह पे मेरे ख्याल से कुछ लिखा हुआ होगा, वो बता देंगे। अनयूज्ड एलिमेंट इन दी ERR कोड हैव द वैल्यू 999। यानी जैसे एक एरर कोड है जिसका नंबर है 999,
इसको इन्होंने क्या कर दिया, अनडिफाइंड बोल दिया है। सही है। और इसका मतलब क्या है, ये अनयूज्ड एलिमेंट है ERR कोड के अंदर। द वैल्यू ऑफ द अनयूज्ड एलिमेंट इन ER टेक्स्ट इज अनडिफाइंड। ये जो वैल्यू है ERR टेक्स्ट की, ये वैल्यू बेटा क्या हुई हुई है, अनडिफाइन हुई हुई है। सही है। ये हो गया पॉइंट नंबर 1 के सारे एलिमेंट या सारे के सारे एरर्स मेंशन नहीं भी होंगे, हो सकता है कुछ कम भी मेंशन हो ERR कोड के अंदर। सही है। या अनडिफाइंड लिखा हुआ हो किसी के आगे। सेकंड पॉइंट मेरा बच्चा वो ये कह रहा है कि वैल्यू इन द ERR कोड array are stored in ascending order but not all values may be present. For example, there may be no error code 31। यानी कि एरर जो डिफाइन हुए हुए हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में। ऐसा नहीं होगा कि 10 के बाद जो है वो 5 आ जाए, या 20 के बाद जो है वो 10 आ जाए, ऐसा नहीं होगा। ये असेंडिंग ऑर्डर के अंदर जो है वो इन्होंने एरर को डिफाइन किया हुआ है, ये भी इन्होंने ऑब्वियस बता दिया। असल में मसला यही होता है कि बच्चे क्वेश्चंस पढ़ नहीं पाते। तो मैं जब भी आपको कहता हूँ भाई 2-3 मरतबा क्वेश्चन पढ़ना है, एक दफा पढ़ के नहीं आएगा आंसर। आपको 2-3 मरतबा क्वेश्चन पढ़ना है और फिर आपको जाके समझ आएगा कि इसमें क्या हो रहा है। ठीक है। तो मैंने तो ये आपके सामने रीड कर दिया है। आपको अगर पढ़ना है तो पढ़ लें, अदरवाइज हम आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन चाहे तो मैं कहूंगा कि क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लें। मैंने आपको ईयर बताया था अभी थोड़ी देर पहले, अक्टूबर नवंबर 2022, पेपर 2-2। अब बेटा हमें क्या करना है, अब हमें करना ये है कि हमें एक आउटपुट एरर का मॉड्यूल बनाना है। सही है। हम क्या करने जा रहे हैं, आउटपुट मॉड्यूल, आउटपुट एरर का एक मॉड्यूल बनाने जा रहे हैं। इसके अंदर बेटा क्या क्या चीजें हो रही होंगी, इसके अंदर बेटा ये 2 पैरामीटर्स को एक्सेप्ट कर रहा होगा। दोनों की डाटा टाइप क्या गिवन है, इंटीजर। अ लाइन नंबर इन स्टूडेंट्स प्रोग्राम। ठीक है। उन पैरामीटर्स में क्या क्या चीजें हैं, लाइन नंबर है और एरर नंबर है। सही है। दो चीजें यहां पर हमारे पास क्या हो रही हैं, मेंशन हो रही हैं पैरामीटर्स के अंदर। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद क्या कह रहा है भाई, कह रहा है सर्चेस फॉर द एरर नंबर इन द ERR कोड एरर। अच्छा, अब हमें क्या करना है, सर्च करना है। चलो ये अच्छा सवाल आ गया यार, इसके अंदर मुझे लग रहा है लीनियर सर्च भी कवर हो जाएगा साथ साथ। कह रहा है सर्चेस फॉर द एरर नंबर इन ERR कोड एरर। ठीक है। इफ फाउंड, यानी हमें सर्च करना है ERR कोड के अंदर, और ये एरर नंबर से ही जो है वो हम क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। क्योंकि ERR कोड के अंदर क्या मौजूद है, एरर कोड सेव हुआ है ना, 10, 20, 50, 60। तो अगर यहाँ पर 20 होगा और यहाँ पर वो मिल जाता है, ठीक है, या नहीं मिलेगा, दो ही सिचुएशन होती हैं। तो अगर मिल जाता है, ठीक है, तो आउटपुट कर देना है डिस्क्रिप्शन को। क्योंकि जिस लोकेशन पे वैल्यू मिलेगी, जैसे अगर एरर आया 50, लेट्स सपोज अगर एरर आया 50, तो 50 मिला होगा थर्ड लोकेशन के ऊपर। तो यही इंडेक्स यूज करके बेटा मैं क्या करूंगा, ERR टेक्स्ट को भी एक्सेस कर लूंगा। समझ रहे हैं भाई, देखें लूप चल रहा होगा ना, 1 2 3 4 5, इस तरह 500 तक। लेट्स सपोज जो पैरामीटर के अंदर एरर आया था वो आया था 50, और वो मिल गया इंडेक्स की थर्ड पोजीशन पर। तो जैसे ही इफ की सिचुएशन होगी कि जी जो नंबर था वो इसके बराबर है, तो हम फौरन से क्या करेंगे, थर्ड लोकेशन पे ही ERR टेक्स्ट के डाटा को डिस्प्ले कर देंगे। आई थिंक डिस्प्ले करने को ही कहा है इन्होंने, आउटपुट करने को कहा है। ठीक है। और अगर नहीं मिलेगा तो हम लिख देंगे आउटपुट द लाइन नंबर एंड अ वार्निंग। फॉर एग्जांपल हम लिख देंगे अननोन एरर ऑन लाइन 30। तो हम ये बता देंगे कि जी ये अननोन एरर है जो कि नहीं फाइंड हो रहा। सही है जी। यानी 11 नहीं मिला या 12 नहीं मिला, क्योंकि 10 और 20 दिया हुआ है। तो हो सकता है कि 30, 40 दिया हुआ है, 31 नहीं हो, 32 नहीं हो, 41 नहीं हो। तो कुछ एरर होंगे, कुछ एरर नहीं होंगे। ठीक है। जो नहीं होंगे, जो नहीं मिलेंगे हमें, उसके साथ हम क्या डिस्प्ले कर देंगे बच्चों, अननोन एरर ऑन लाइन 34, ये हम डिस्प्ले कर देंगे। सही है। तो आउटपुट एरर का कोड जो है बच्चों हमें लिखने के लिए दिया है, इसको जल्दी से लिख लेते हैं। और ये जो क्वेश्चन है 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो मेरे ख्याल से इतना मुश्किल कोड नहीं है ये। करते हैं वन बाय वन। इन्होंने सबसे पहले तो क्या बात बोली है कि हम बनाएंगे, प्रोसीजर बनाएंगे, फंक्शन बनाएंगे। आपको देखें बार बार रेफर करना है क्वेश्चन को, क्वेश्चन को रेफर करना है बार बार।
अब देखो प्रोसीजर फंक्शन जब मैं पढ़ाता हूँ तो क्या मैं बताता हूँ अपने बच्चों को कि बेटा प्रोसीजर फंक्शन में फर्क ये होता है कि प्रोसीजर विल नॉट रिटर्न अ वैल्यू, जबकि फंक्शन क्या करता है बेटा जी, रिटर्न करता है वैल्यू। तो फंक्शन जो है बेटा वैल्यू रिटर्न कर रहा है और प्रोसीजर रिटर्न नहीं कर रहा। तो अब आप मुझे बताएं कि ये जो पूरा सिनेरियो मैंने आपके सामने पढ़ा है, कहीं पर आपको नजर आ रहा है कि वैल्यू रिटर्न हो रही है? नहीं नजर आ रहा। तो इसका मतलब मेरा बच्चा ये क्या हो गया, ये अल्टीमेटली प्रोसीजर हो गया। प्रोसीजर का नाम क्या है सर? आउटपुट एरर। जो लिखा होगा आप एज इट इज लिख दीजिएगा, आउटपुट का ओ कैपिटल और एरर का ई कैपिटल। सही है सर। तो सबसे पहले बात हम शुरू करेंगे यहाँ पे कहाँ से, कि वी हैव टू राइट प्रोसीजर, उसके बाद हम लिखेंगे सर आउटपुट एरर। ठीक है। फिर इन्होंने क्या बात बोली थी, ये तो दो पैरामीटर्स बोले थे। एक पैरामीटर बोला था लाइन नंबर और एक बोला था एरर नंबर। ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा लाइन नंबर, कॉमा ई आर नम, एरर नंबर। ठीक है। दोनों की डाटा टाइप बच्चों क्या हो गई, इंटीजर हो। अगेन ये क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, मेंशन था। अब करना क्या है भाई, हमें लूप चलाना है और लूप चलाने के लिए इंडेक्स नंबर देना है। तो यहाँ पर मैं एक इंडेक्स वेरिएबल बना लेता हूँ, डिक्लेयर इंडेक्स इंटीजर। ठीक है जी, ये हो गया वेरिएबल। और इंडेक्स को आप वैल्यू असाइन कर दें, क्योंकि एरे के जो इंडेक्स स्टार्ट हो रहे हैं, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा कैच होता है, देखना पड़ेगा कि इंडेक्स यहाँ से कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। और डेफिनेटली सर्चिंग हो रही है, तो बेहतर ये है कि यहाँ पर आप क्या करो, एफिशिएंट कोड लगाओ। ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? वन से मैं नहीं दे रहा। वन से क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि मैं इसको रिपीट से करना चाह रहा हूँ। और जब हम रिपीट अनटिल के कोड से करेंगे तो हम फर्स्ट टाइम लूप चला लेंगे, तो उसको हम क्या कर देंगे, +1 कर लेंगे। ठीक है। तो इसलिए मैं इसको 0 से रख रहा हूँ। देखिए अगेन, जरूरी नहीं है बेटा कि जो मैं लिख रहा हूँ वही आप लिखें, आपके वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। आपका कोड डिफरेंट हो सकता है। हमने यहाँ लिखा रिपीट, और उसके अंदर बेटा वैल्यू दे दी यहाँ पर इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स +1। और यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, अनटिल का लूप लगा दिया। अब आपके माइंड में होगा सर आपने कोई इफ का चेक नहीं लगाया। यार मैंने इफ का चेक इसीलिए नहीं लगाया क्योंकि मैंने रिपीट अनटिल लूप लगा दिया। रिपीट अनटिल होता है एफिशिएंट कोड, मतलब इन अ सेंस कि मैं इसको एफिशिएंटली यूज कर सकता हूँ ऐसी सिचुएशन में कि जब भी मेरे पास कोई कंडीशन हो जाए, जैसे वो पढ़ते हैं ना हम लोग, जब मैं लूप पढ़ाता हूँ तो मैं बताता हूँ कि जी एक टाइप ऐसी होती है जिसमें आप लूप को यूज कर सकते हो अपने हिसाब से, कंडीशन बेस्ड यूज कर सकते हो। यानी अगर कोई सर्टेन सिचुएशन आ गई, लूप रुक जाए। तो यहाँ पर लूप रोकने के लिए सर्टेन सिचुएशन क्या है, दो सिचुएशन है। या तो तमाम एलिमेंट हम सर्च कर लें, ठीक है, या तो हम तमाम एलिमेंट्स को क्या कर लें, सर्च कर लें। कैसे सर्च करेंगे कि इंडेक्स की वैल्यू जो है वो क्या हो गई, 500 हो गई, तो लूप रुक जाएगा। क्योंकि एरे के लास्ट लास्ट एलिमेंट 500 ही है। तो अगर 500 तक एलिमेंट नहीं मिला तो ये लूप क्या रहेगा, लूप रुक जाएगा। सही है। ठीक है। या फिर बेटा हमारे पास यहाँ पर जो आपने एरर कोड दिया हुआ है, उसके अंदर आप इंडेक्स वैल्यू को कंपेयर कर लेंगे किसके साथ, ERR
नम के साथ। ठीक है, अब ये चीज जो है ना मुझे आपको क्लियर करनी है ताकि आपको समझ आ जाए कि यहाँ पर हुआ क्या है। देखो भाई, एक तो सिचुएशन हो सकती है वैल्यू मिलने की और एक हो सकती है वैल्यू नहीं मिलने की। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास एक एरर आ गया। ठीक है जी, ये हमने कंसीडर कर लिया एरर कोड। इसकी लोकेशन 1 है, लोकेशन 2, लोकेशन 3, 4, और इस तरीके से कहाँ तक जा रहा है, ये 500 तक जा रहा है। ठीक है, एक सिचुएशन ये होगी कि वैल्यू मिली नहीं। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वैल्यू, लेट्स सपोज हमने एरर कोड यहाँ पर हाईएस्ट क्या आ रहा था, 999 आ रहा था। यूजर ने जो वैल्यू पास कर दी वो कर दी लेट्स सपोज 9999। ये इतनी बड़ी वैल्यू दे दी। ठीक है, तो अब आपके पास क्या होगा, अब आप इंडेक्स की वैल्यू 1 के ऊपर चेक करोगे, नहीं मिली। 2 के ऊपर, 3 के ऊपर, 4 के ऊपर, ये चलता रहेगा कोड कहाँ तक बेटा, 500 तक। 500 तक जो है वो आप कोड चलाते रहोगे, जैसे ही उसको 500 मिलेगा लूप क्या कर जाएगा सर, टर्मिनेट कर जाएगा। सही है, एक चीज, एक सिचुएशन हो गई। ठीक है, दूसरी सिचुएशन क्या है सर, दूसरी सिचुएशन बेटा हमारे पास क्या हो सकती है, दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि एरर कोड यहाँ लिखा हुआ है लेट्स सपोज 20, और यूजर ने जो पैरामीटर में वैल्यू दे दी वो भी क्या दे दी, 20। अब और एरर कोड के अंदर क्या लिखा हुआ है, 1 लोकेशन पे लिखा हुआ है 10, और यहाँ लिखा हुआ है 20, यहाँ लिखा हुआ है 30। और चलें बल्कि 20 कंसीडर नहीं करते बल्कि 30 तक कंसीडर कर लेते हैं। यूजर ने जो ER कोड की वैल्यू दे दी वो क्या दे दी, 30। अब देखो लूप चलेगा, इंडेक्स 0 था, इंडेक्स +1 होगा तो इंडेक्स की वैल्यू क्या हो गई, 1। ठीक है, कोड क्या, इंडेक्स की वैल्यू क्या 500 है, नो। लेकिन यहाँ तो चेक होगा, 1 के ऊपर वैल्यू कोड की क्या है बेटा, 10। क्या ये कोड के बराबर है, नहीं। क्या कोड की वैल्यू जो है वो कोड से मतलब ये है एरे की वैल्यू और ये है पैरामीटर की वैल्यू, दोनों में फर्क समझिएगा। ये जो नाम है ये क्या है, पैरामीटर है जो आया है यूजर के पास, और ये जो वैल्यू है ये क्या है सर, ये एरे है। ठीक है, तो एरे के अंदर अभी हमारे पास इंडेक्स 1 है तो कौन सी वैल्यू आ रही होगी, 10 आ रही होगी। तो क्या मेरा बच्चा ये 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है, नो। जब फॉल्स होता है तो लूप दोबारा से चलता है। जब दोबारा चलेगा अब इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरा बच्चा, 2 हो जाएगी। अब 2 के ऊपर एरे के अंदर वैल्यू क्या पड़ी हुई है, 20। तो ये देखो क्या 20 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 30 है, नहीं है। फिर लूप दोबारा से चलेगा, जब लूप दोबारा से चलेगा तो अब हमारे पास इंडेक्स की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 3 पर वैल्यू क्या मौजूद है, 30। अब ये जो एरे की वैल्यू है ये बड़ी तो नहीं है लेकिन क्या ये बराबर है नम के, यस। तो जब ये सिचुएशन है तो हम यहाँ पर लूप को टर्मिनेट कर देंगे क्योंकि एक ट्रू आ गया है, और कहता है कि दोनों में से कोई एक भी ट्रू आ गया पूरी स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है। तो इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो गया तो ओवरऑल स्टेटमेंट अनटिल के साथ क्या हो गई, ट्रू। जब ट्रू हो गई तो लूप क्या कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। सही है, तो दो सिचुएशन हो सकती हैं, या तो वैल्यू नहीं मिले या वैल्यू मिल जाए। अब वैल्यू मिल गई है, अब मैं वैल्यू मिल गई वाली सिचुएशन चलाऊंगा कि इंडेक्स के अंदर जो हमारे पास वैल्यू आई है वो क्या आई है सर, 3 आई है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे बच्चों, यहाँ पर हम लगाएंगे चेक। इफ कोड इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्स के अंदर क्या मौजूद है बच्चों, 3 मौजूद है और लूप यहीं टर्मिनेट कर गया। ये बराबर किसके हो जाए, जो पैरामीटर में वैल्यू दी थी। तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे सर, तो ऐसी सिचुएशन में आप जो है वो आउटपुट डिस्प्ले कर देंगे। अब आउटपुट क्या डिस्प्ले करना था, आउटपुट ये डिस्प्ले करना था कि जो डिस्क्रिप्शन है वो डिस्क्रिप्शन प्रिंट होगी और आप बताएंगे कि किस लाइन पे मिला है।
लाइन नंबर तो इंडेक्स से आ गया होगा, लाइन नंबर 3 पे मिला है। ठीक है जी। तो आप यहाँ पे बताएंगे ERR टेक्स्ट इंडेक्स ऑनलाइन और जो आपने पैरामीटर में रखा था लाइन वो लाइन नंबर को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले क्या हो रहा होगा बेटा, यहाँ पर आ रहा होगा वो एरर, चाहिए जो भी एरर मैसेज लिखा हुआ होगा। ERR टेक्स्ट है ना, ये रहा। जैसे अगर लाइन नंबर 3 मिली थी तो लिखा आ रहा होगा अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल। तो ERR टेक्स्ट की थर्ड पोजीशन के ऊपर क्या मैसेज आ रहा है, अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल। तो यहाँ पर क्या आ रहा होगा बच्चों, यहाँ पर आ रहा होगा अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल ऑन लाइन 3। सही है। और अगर ऐसे नहीं आ रहा तो फिर एल्स करके आपने क्या डिस्प्ले करना है, अननोन एरर ऑनलाइन करके आप लिख दें आउटपुट। और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एंड इफ। और उसके बाद बेटा यहाँ क्या हो गया आपके पास, एंड प्रोसीजर। अच्छा, अब ये तो मैंने थोड़ा सा एडवांस्ड सॉल्यूशन आप कह सकते हैं कि कर दिया। इसका इजी सॉल्यूशन क्या हो सकता है, और इजी सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आप लूप चलाएंगे। आप 1 से लेके 500 तक लूप चला रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आप इफ का चेक लगाएं लूप के अंदर ही। और जैसे ही आपको एरर मिल जाए तो आपको एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाना पड़ेगा, और उस वेरिएबल के अंदर आप स्टोर कर देंगे कि किस लोकेशन के ऊपर वैल्यू मिली है। ठीक है। और जैसे ही वैल्यू मिल जाएगी आप लूप को क्या कर देंगे सर, टर्मिनेट कर देंगे। और एफिशिएंट कोड भी आप बना सकते हैं। यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं फाउंड का वेरिएबल। तो आपका कोड जो है वो और आसान हो जाएगा इसमें। तो मैं कर देता हूँ, मसला नहीं है। मैं इसी कोड को कॉपी कर रहा हूँ अपने पास। ठीक है, इसी को मैं थोड़ा सा और मजीद आसान करके भी आप लोगों के लिए कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को अगर फिर भी कोई इसमें कंफ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाए। उसके लिए फिर आपको करना ये पड़ेगा कि जैसे यहाँ इंडेक्स 0 दे दिया, इंडेक्स 0 वगैरह कुछ मत दें। एक आपने लूप चला लिया, और एक आपको वेरिएबल बनाना पड़ेगा लोकेशन के नाम से। लोकेशन क्यों बना रहे हैं, लोकेशन इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जिस जगह के ऊपर आपको एरर मिलेगा उसी जगह डिस्क्रिप्शन के ऊपर। बेटा ये है टोटल कितने मार्क्स का सवाल है ये है आपके पास सर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है। तो जिस लोकेशन के ऊपर आपको डाटा मिलेगा उसी लोकेशन को यूज करके आपने एरर को डिस्प्ले करना है। तो इसको मुझे अपने पास क्या करना पड़ेगा, रिजर्व करना पड़ेगा। ठीक है। इंडेक्स जो है वो उसके लिए यूज हो जाएगा। बाकी अगर वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी तो मैं डिक्लेयर कर दूंगा। ठीक है। यह इंटीजर हो गया। उसके बाद सर मैं रिपीट को हटा रहा हूँ। थोड़ा सा ये आप कह सकते हैं कि ये डिफिकल्ट वन सॉल्यूशन हो गया कुछ लोगों के लिहाज से। ठीक है जी। अब आप यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाएंगे, डिक्लेयर, इसको आप बोल दें फाउंड। इसकी डेटा टाइप बेटा आप रख लें बूलियन। ठीक है। और फाउंड को आप शुरू में क्या असाइन कर दें, फॉल्स असाइन कर दें। ठीक हो गई बात। और उसके बाद आपने क्या करना है सर, यहाँ पे उसके बाद आपने जो है वो लूप चलाना है। ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, उसको आगे हमें जरूरत पड़ेगी असल में।
ठीक है, ये सब चीजें कर ली बेटा। और अब हम क्या चलाएंगे सर, लूप चलाएंगे। लूप चलाने का तरीका क्या होगा कि अब अगेन डिपेंड करता है कि अगर आप लूप चलाना चाह रहे हो, रिपीट के साथ भी चला सकते हो, वाइल के साथ भी चला सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर रिपीट के साथ चला देता हूँ, और इंडेक्स की वैल्यू को, बल्कि रिपीट के साथ नहीं, वाइल के साथ चला देता हूँ, ताकि सारे वैल्यूज कंपेयर हो जाएं, ठीक है। और यहाँ पर इंडेक्स की वैल्यू को हम क्या रख लेते हैं फिर, हमें 1 रखना पड़ेगा क्योंकि हम एफिशिएंट कोड कर रहे हैं, ठीक है, लीनियर सर्च का कोड। अब देखें, वाइल के लूप में रिपीट के लूप में फर्क क्या होता है। रिपीट के लूप में आप चलाते हैं, लिखते हैं वो कंडीशन जिससे लूप रुके। वाइल के लूप में आप वो कंडीशन लिखते हैं जिससे लूप चले। तो अब आप कौन सी कंडीशन लिख रहे हो जिससे लूप चलेगा, मैं बताता हूँ। आप लिखेंगे सर यहाँ पे वाइल, और लूप कब तक चले, जब तक फाउंड क्या हो आपके पास, फॉल्स हो, ठीक है, यानी कि वैल्यू नहीं मिली हो। एंड इंडेक्स जो है वो लेसर देन इक्वल टू 500 हो, ठीक है, यहां तक लूप चलेगा। और अगर इनमें से कोई एक सिचुएशन भी इनकम्प्लीट हो जाती है, लूप रुक जाएगा। यानी लेट्स सपोज सारे एलिमेंट्स कंपेयर हो गए, तो इंडेक्स 6501 के ऊपर नहीं चलेगा, 500 पे जाके वो रुक जाएगा, ठीक है। तो ये वाली सिचुएशन बेसिकली बता रही है कि एरे के एरर है ही नहीं वो जो आपने भेजा था, सारे एलिमेंट्स एरे के कंपेयर हो गए। और ये बेसिकली ये कह रहा है कि अभी तक वैल्यू नहीं मिली। तो जैसे ही वैल्यू मिल जाएगी तो ये वाला ट्रू हो जाएगा। एंड कहता है हमारे पास कि जो है वो, जब कंडीशन ट्रू होगी, जब दोनों सिचुएशन सही होंगी। लेकिन जब ये कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, फाउंड जो है वो ट्रू हो जाएगा, तो वो फॉल्स के बराबर नहीं होगा। जब नहीं होगा तो एक सिचुएशन यहाँ पर क्या बन गई, ओवरऑल फॉल्स बन गई। और दूसरी तरफ अगर ट्रू भी है, तो ओवरऑल स्टेटमेंट फॉल्स ट्रू बन के क्या बनती है, फॉल्स बनती है, क्योंकि बीच में एंड ऑपरेटर है। एंड ऑपरेटर कहता है कि दोनों तरफ ट्रू होना जरूरी है। तो यहाँ तो ट्रू चल रहा होगा, यहाँ ट्रू नहीं होगा जब वैल्यू मिल जाएगी तो, ठीक है। अब उसके बाद बेटा आप यहाँ पर क्या करेंगे, अब आप इसको क्या कर लें, कंपेयर कर लें। कंपेयर करने की लॉजिक क्या है सर, चाहिए, मैंने शायद नीचे लिखी हुई है। हम पूरा ही कोड कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लिखेंगे इफ, और एरर का नाम क्या था सर, एरे का नाम एरर कोड। इफ एरर कोड बराबर हो जाए किसके, अच्छा यहाँ पर हमें लोकेशन भी तो देनी है क्योंकि एरे है। बराबर हो जाए किसके सर, बराबर हो जाए ERR नाम के, ठीक है। तो उस सिचुएशन के अंदर आपने क्या करना है, उस सिचुएशन में आपने फाउंड को ट्रू कर देना है, ताकि सबसे पहले लूप रुके, ठीक है। और अगर साथ साथ ट्रू हो जाए, और उसके बाद लोकेशन उठा लो सबसे पहले। लोकेशन में आप क्या रख दोगे भाई, इंडेक्स रख दोगे। जैसे लेट्स सपोज अगर फर्स्ट लोकेशन के ऊपर ही हमें वैल्यू मिल गई, तो लोकेशन में हम 1 रख लेंगे, ताकि लूप टर्मिनेट हो जाए, और उसके बाद फिर हमें 1 को आगे यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और इसी तरीके से फाउंड जो है ना वो ट्रू हो चुका होगा, तो लूप हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ सर आ गया आपके पास एंड इफ। ये कंपैरेटिवली आसान सॉल्यूशन है जो मैंने आपको करवाया है। दूसरा वाला, इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1। अगर फर्स्ट एरर नहीं हुआ तो सेकंड होगा, सेकंड नहीं हुआ तो थर्ड होगा, थर्ड नहीं होगा तो सर फोर्थ होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप क्या कर देंगे सर, एंड वाइल कर देंगे, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस आपका चलता रहेगा, और वाइल लूप आपका हो जाएगा टर्मिनेट। वाइल लूप ने क्या निकाल लिया, वाइल लूप चला है, एफिशिएंट कोड है, और चलने के बाद उसने क्या कर दिया, लोकेशन निकाल के दे दी। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ बहुत आसान है चीजें। अब आपको ना ये सारी रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। बस आप यहाँ पर ये करेंगे, इफ के साथ के अगर फाउंड क्या हो, ट्रू हो, तो देन क्या कर दो बच्चों, ये डिस्प्ले कर दो। इंडेक्स, या इंडेक्स यूज कर लो या लोकेशन यूज कर लो। मेरे ख्याल से लोकेशन यूज कर लो तो ज्यादा बेहतर है। वैसे तो आपका लूप क्योंकि टर्मिनेट एफिशिएंट है, तो मसला होगा नहीं। आप अगर इंडेक्स ही यूज कर लेंगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि इंडेक्स की वैल्यू
अब नहीं, बल्कि वो अपडेट अपडेट हुई होगी, सही है। तो लोकेशन इज द करेक्ट टर्म, लोकेशन इज द करेक्ट टर्म। ठीक है सर। तो ये हमारे पास आ गया है प्रोसीजर का एंड। इसमें कोई मसले मसाइल, अभी देखें, ये मैंने प्रॉपर तरीके से आपको वन बाय वन कंटेंट के साथ जो है ना, वन बाय वन लाइन के साथ चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं। 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो अब नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम लोगों ने जो बात करनी है वो करनी है, वो इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट बी है। उसके अंदर हम एफिशिएंट बबल सॉर्ट के ऊपर बात करेंगे। तो अच्छा है कि ये वाला कोड हमें मिल गया, इसके अंदर हमने एफिशिएंट लीनियर सर्च भी कर लिया, और नेक्स्ट उसके अंदर हम लोग एफिशिएंट बबल सॉर्ट कर लेंगे। तो आप लोगों को दोनों का आइडिया हो जाएगा कि एफिशिएंट बबल सॉर्ट कैसे होता है। लेकिन इससे पहले मेरी रिकमेंडेशन ये है, टाइम कम है बेटा, वीडियोस देख लेना यूट्यूब से जिसमें मैंने बबल सॉर्ट वगैरह करवाया है, ताकि आपको आइडिया हो जाए। और ये वन डायमेंशनल एरे का क्वेश्चन है, तो ये एक बहुत अच्छा आपके लिए जो है ना वो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। ठीक है, अपना ख्याल रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।